नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राजनीति के विश्लेषकों का आकलन है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय लग रही है और इसके पीछे है नरेंद्र मोदी और उनके साथियों सलाहकारों की बौखलाहट, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कमलनाथ के खिलाफ मुकदमों की झड़ी लगा दी गई है। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया था कि शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार है, 50% तक कमीशन खोरी है। इससे बीजेपी नेता इतने भड़क गए कि इंदौर से लेकर भोपाल और दूसरे शहरों तक अलग अलग 41 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करा दी। दरअसल यह बौखलाहट इसलिए है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को कर्नाटक की हार का प्रेत सोने नहीं दे रहा है। आपको याद हो तो कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा नारा क्या था? 40% सरकारा। चुनाव अभियान की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ने दारोगा से लेकर कमिश्नर और डीएम से लेकर सीएम तक की बहाली में रिश्वतखोरी की रिपोर्ट कार्ड अखबारों में छपवा दी थी। इससे भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी जनता ने नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर समेट डाला। अब भाजपा को लग रहा है कि जब 40% में यह हाल हुआ तो 50% में क्या होगा, और कांग्रेस वही रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के अखबारों में न छपवा दे, इसलिए पहले ही उनकी जुबानें बंद कर दो। लेकिन यह तो भाजपा के अपने नेता भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार भारतीय समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है या नहीं, इस पर तो बहस होनी ही नहीं चाहिए। मुद्दा है राजनीतिक संस्कृति का, पॉलिटिकल कल्चर का। यह हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी राष्ट्रीय पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ सिर्फ आरोप लगाने की वजह से एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। नेता चुनावी मौसम में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन लड़ाई थाने तक नहीं पहुंचती थी। रैलियों में ही इसका निपटारा हो जाता था, सभाओं में ही हिसाब कर देते थे। पर बीजेपी ने एक नई रवायत शुरू कर दी है। तमाम बातों के अलावा बीजेपी को इस बात का भी श्रेय देना चाहिए कि इस पार्टी ने देश की राजनीतिक संस्कृति में आमूल चूल बदलाव किया है। अब जरा इस घबराहट के कारणों को भी समझने की कोशिश कीजिए। आखिर कोई पार्टी इसे इतना तूल क्यों ही देना चाहेगी? एफआईआर की हड़बड़ाहट से लगता है कि मामा शिवराज की विदाई तय हो चुकी है। प्रियंका और कमलनाथ के खिलाफ मुकदमों की झड़ी का सीधा मतलब यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरह हिला दिया है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट मोदी सरकार में भ्रष्टाचारों का कारखाना है। एक्सप्रेसवे से लेकर आयुष्मान योजना तक में सैकड़ों करोड़ की घपलेबाजी की बात हुई है, लेकिन पालतू मीडिया के जरिए इस रिपोर्ट को दबा दिया गया है। भाजपा की मुश्किल यह है कि इसके बावजूद यह बात सिरे से दब नहीं पा रही है, और जब कोई नेता खुल्लम खुल्ला भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो मोदी की सांसें फूलने लगती हैं। गौर कीजिए, मोदी की हालत अब उस फटे हुए ढोल की तरह हो चुकी है जिस पर कितना भी ताल दीजिए उससे कोई भी लय नहीं निकलती। वो रट्टू तोते की तरह अब वही बात दोहरा रहे हैं जो 2013-14 में दोहराते रहते थे, परिवारवाद, वंशवाद। वो गलती से भी बेरोजगारी का नाम नहीं लेते, वो गलती से भी महंगाई का नाम नहीं लेते, वो गलती से भी किसानों की आमदनी की बात नहीं करते। उनका इकलौता ऐलान अब यह है कि मेरी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने उनकी इस डपोर शंखी की भी पोल खोल दी है। वो चिल्लाएं कुछ भी, लेकिन जनता ने डबल इंजन की सरकार के माथे पर भ्रष्टाचारी छाप दिया। अब 4 राज्यों में चुनाव है, चारों बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। इनमें से अकेले मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास सत्ता है, और चारों ही राज्यों में कांग्रेस एक ताकतवर स्थिति में है, और चारों ही राज्यों में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा के डबल इंजन को डबल अत्याचारी, डबल भ्रष्टाचारी और डबल व्यभिचारी घोषित करने में। कर्नाटक में यह प्रयोग सफल हो चुका है, इसलिए भाजपा ने रणनीति अपनाई है कि विपक्ष को इतना डरा दो कि वो डबल इंजन को डबल भ्रष्टाचार का कारखाना बोलने से पहले 1000 बार सोचे। कर्नाटक में 40% कमीशन खाने वाली सरकार की छवि ने ही मोदी के आभामंडल को पोंछ डाला था, और मध्य प्रदेश में इसकी जमीन तैयार हो चुकी है। दूसरा बहुत बड़ा सवाल पॉलिटिकल फंडिंग का है, क्योंकि यह बात अब कागजों पर है कि मोदी ने भारत के लोगों को कंगाल बनाकर बीजेपी का खजाना भरा है। आपको हैरानी हो सकती है कि एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन औसतन 600 करोड़ रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है।
सोचिए 600 करोड़, ये वो पैसा है जो आधिकारिक है, बोरियों में भरकर आने वाला चंदे का हिसाब इसमें शामिल नहीं है। इस 600 करोड़ में से 85% चंदा अकेले बीजेपी के पेट में जा रहा है, मतलब 510 करोड़ रोजाना लगभग औसतन। जी हां, बीजेपी को देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और मणिपुर जैसे राज्यों के तड़पते लोगों की छाती पर बैठने का चंदा मिल रहा है, 510 करोड़ रोजाना। पत्रकार सौमित्र राय पूछते हैं कि देश की इस डूबती इकोनॉमी में इतना पैसा आ कहां से रहा है। कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि बताने वाले सभी संस्थानों पर मोदी सरकार का कब्जा है। आपने मुंह खोला नहीं कि सरकार के नए कानून में 3 साल जेल की सजा हो जाएगी, फिर सत्ता को सबूतों के साथ अपना आरोप भी साबित करना पड़ेगा। यह कोई नहीं जानता कि इसमें से कितना काला धन है, वो जो शेयर बाजार की शेल कंपनियों से आ रहा है, विकास परियोजनाओं के ठेकों से दलाली के रूप में आ रहा है, या फिर देश के बैंकों को हर दिन लूटकर खाली करने वालों की जमात से आ रहा है। भ्रष्टाचार इस देश की रगों में समाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूपीए राज में यह सामने दिखता था, नजर आता था, क्योंकि देखने और बोलने वाली संस्थाएं बोल रही थी, देख रही थी, बता रही थी। आज सब सत्ता के साथ मलाई चाट रही है। जो भी इस सवाल को उठाएगा उसके नियति जेल है, मुकदमे हैं, सरकारी दमन है, सत्ता का हंटर है। आज नहीं तो कल ये होना है। किसी का नंबर आज आया है, किसी का नंबर कल आएगा, लेकिन ये होगा जरूर। और ऐसा नहीं है कि ये केवल राजनीतिक लोगों के साथ होगा। लिख लीजिए, हर उस आदमी के खिलाफ होगा, हर उस आदमी के साथ होगा जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत करेगा, चाहे वो छात्र हो या अध्यापक, वकील हो या जज, मजदूर हो या किसान, औरतें हो या नौजवान, दलित हो या आदिवासी या अल्पसंख्यक। इसी का हिस्सा है नफरत का वो अभियान जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जाहिल, सिरफिरे और महिला दलित विरोधी बाबाओं की पलटन को चुनाव से पहले बाजार में उतारा गया है। नूह मेवात से लेकर मणिपुर तक नस्ली हिंसा का जो सरकार समर्थित तांडव किया जा रहा है, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ इस देश के दिलों में बनते हुए नासूर है। इसी अभियान के तहत दलितों, आदिवासियों के माथे पर मूता जा रहा है और मोनू मानेसर जैसे देशद्रोहियों को बचाया जा रहा है। फिर से सुनिए, मामा शिवराज का जाना तो तय हो चुका है, लेकिन मुकदमेबाजी की यह बौखलाहट शिवराज को डूबने से बचाने के लिए नहीं है। यह बौखलाहट मोदी को डूबने से बचाने के लिए है। यह लड़ाई प्रियंका गांधी या तुषार गांधी या तीस्ता सितलवाड़ या अरुंधति राय या सुधा भारद्वाज या गौतम नौलखा जैसों की जुबान बंद करने के लिए नहीं है। असल में यह लड़ाई हर उस आदमी की जुबान बंद करने के लिए है जो किसी भी सूरत में लोकतंत्र और संविधान की लकीरों से रत्ती भर भी समझौता करने को राजी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया, इसको जरूर फॉलो कीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।